ऑडियो 5। जिस किसी अंग से प्राण निकल जाता है वह सूख जाता है। दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः बृहन्नादरण्य। मनुष्य में रहने वाली 10 इंद्रियां और 11वां मन, यह सब प्राण है। इतने पर भी उसे वायु, इंद्रियां या मन नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वह इन सब के भीतर काम करने वाली जीवनी शक्ति है। ना वायु क्रिये पृथगुपदेशात् ब्रह्मसूत्र। यह प्राण वायु या इंद्रियां नहीं है। शास्त्रों में उसका उपदेश भिन्न रूप से किया गया है। प्रश्नोपनिषद में यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। तान्न वरिष्ठः प्राण उवाच मां मोहमापद्यथा अहमैव तत्पंचधात्मानं प्रविभज्यैत द्वारमवष्टभ्य विधारयामि। प्रश्नोपनिषद। उस वरिष्ठ प्राण ने मन और इंद्रियों से कहा, तुम मोह में मत पड़ो, मैं ही 5 रूप बनाकर इस शरीर को धारण किए हुए हूँ। ना वायु प्राणो नापि करण व्यापारः ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य। यह प्राण वायु नहीं है और ना वह इंद्रियों का व्यापार ही है। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च मुंडक। यह प्राण मन और इंद्रियों से भिन्न है। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्यैश्वरो यस्मिन् तत्सर्वं प्रतिष्ठितम्। अर्थात उस प्राण को नमस्कार जिसके वश में यह सब कुछ है, जो सब प्राणियों का अधिष्ठाता है, जो सब में समाया है, जिसमें सब समाये हैं। संस्कृत में प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु से होती है। अन धातु प्राण ने जीवनी शक्ति चेतना बोधक है। इस प्रकार प्राण शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। जीवधारियों को प्राणी इसीलिए कहते हैं। प्राण और जीवन दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्राण आत्मा का गुण है। वह परम आत्मा से पर ब्रह्म से निश्रित होता है। आत्मा परमात्मा का ही एक अविच्छिन्न घटक है। वह अंश रूप है तो भी उसमें मूल सत्ताधीश के सारे गुण विद्यमान हैं। व्यक्तिगत प्राण धारण करने वाला प्राणी जब सुविकसित होता है तो वह भी बूंद के समुद्र में पड़ने पर सुविस्तृत होने की तरह ही व्यापक बन जाता है। जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में समव्याप्त सक्रियता के रूप में प्राण शक्ति का परिचय दिया जा सकता है और चेतन जगत में उसे विचारणा एवं संवेदना कहा जा सकता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में वह जीवधारियों में काम करती है। जीवंत प्राणी इसी के सहारे जीवित रहते हैं। इस जीवनी शक्ति की जितनी मात्रा जिसे मिल जाती है वह उतना ही अधिक प्राणवान कहा जाता है। चेतना की विभू सत्ता समस्त विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त है। चेतना प्राण कहलाती है। उसी का अमुक अंश प्रयत्न पूर्वक अपने में धारण करने वाला प्राणी प्राणवान एवं महाप्राण बनता है। यह प्राण जड़ पदार्थों में सक्रियता के और चेतन प्राणियों में सजगता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति होने के कारण उसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कहा गया है। प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च छांदोग्य। यह तत्व अनादि और अनंत है। इसी में सृष्टि बार बार विलीन और उत्पन्न होती रहती है। सृष्टि से पूर्व यही कहा, यहाँ क्या था? इसका उत्तर देते हुए शास्त्र कहता है, सह प्राणम सृजत प्राणांशु श्रद्धाम रव वायुर ज्योतिरापः पृथ्वीर इंद्रिय मनोन्नम। अर्थात उस ब्रह्म ने प्राण उत्पन्न किया। प्राण से श्रद्धा, बुद्धि, मन एवं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। तब अन्न उत्पन्न हुआ। वैदिक विवेचना में प्राण के साथ वायु का विशेषण भी लगा है। उसे कितने ही स्थानों पर प्राण वायु कहा गया है। इसका तात्पर्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि वायु विकारों से नहीं, वरन उस प्रवाह से है जिसकी गतिशील विद्युत तरंगों के रूप में भौतिक विज्ञानी चर्चा करते रहते हैं।
अणु, विकरण, ताप, ध्वनि आदि की शक्ति धाराओं के मूल में समव्याप्त सत्ता भी उसे कहा जा सकता है। यदि उसके आध्यात्म स्वरूप का विवेचन किया जाए तो अंग्रेजी के लेटेंट लाइट, डिवाइन लाइट आदि शब्दों से संगति बैठती है, जिसमें उसके दिव्य प्रकाश के समतुल्य होने का संकेत मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने प्राण की विवेचना साइकिक फोर्स के रूप में की है। इसका मोटा अर्थ मानसिक शक्ति हुआ। मोटे रूप से तो यह कोई मस्तिष्कीय हलचल हुई, पर प्राण तो विश्वव्यापी है। यदि समष्टि को मन की शक्ति कहें या सर्वव्यापी चेतना शक्ति का नाम दें तो ही यह अर्थ ठीक बैठ सकता है। व्यक्तिगत मस्तिष्कों की प्रथम मानसिक शक्ति की क्षमता प्राण के रूप में नहीं हो सकती। संभवतः स्वामी जी का संकेत समष्टि मन की सर्वव्यापी क्षमता की ओर ही रहा होगा। मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं के रूप में प्राण शक्ति के प्रकट होने का, प्रखर होने का परिचय प्राप्त किया जा सकता है, पर वह मूलतः इन सब जाने हुए विवरणों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। वैदिक साहित्य में प्राणवायु विशेषण भी लगा है और उसे प्राणवायु कहा गया है। उनका तात्पर्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि वायु विकारों से नहीं, वरन उस प्रवाह से है जिसकी गतिशील विद्युत तरंगों के रूप में भौतिक विज्ञानी चर्चा करते हैं। अणु, विकरण, ताप, प्रकाश आदि की शक्ति धाराओं के मूल में समव्याप्त सत्ता से कहा जा सकता है। प्राण शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण। मनुष्य शरीर एक प्रकार का चलता फिरता बिजली घर है। उसी के आधार पर शरीर के कारखाने में लगे हुए अगणित कलपुर्जे काम करते हैं और मस्तिष्क में जुड़े हुए एक से एक बढ़कर विलक्षण कंप्यूटरों का सूत्र संचालन होता है। विशालकाय यंत्रों का क्रियाकलाप शक्तिशाली इंजनों या मोटरों पर निर्भर रहता है। मानवीय काया का विस्तार भले ही ना हो, पर उसकी संरचना एवं क्रिया पद्धति असाधारण रूप से जटिल तथा संवेदनशील है। इसे निरंतर संचालित रखने के लिए स्वभावतः उच्च कोटि की शक्ति का प्रयोग होता है। उसकी पर्याप्त मात्रा जन्मजात रूप में हमें उपलब्ध है और उसके उपयोग से जीवन की आवश्यक गतिविधियों का स्वचालित संचालित पद्धति से गतिशील रहना संभव होता है। प्राणिज विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए मानवीय शरीर में समुचित साधन और आधार विद्यमान है। डायनेमो, आर्मेचर, मैग्नेट, कॉइल जैसे सभी उपकरण उसमें अपने ढंग से विद्यमान हैं। अंग प्रत्यंगों में वे रासायनिक पदार्थ भरे पड़े हैं जिनसे बिजली उत्पन्न होती है। रक्ताभिसरण की प्रक्रिया इस मोटर को घुमाती है और उस आधार पर यह विद्युत उत्पादन अनवरत रूप से जारी रहता है। कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में एक महत्वपूर्ण आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। उसे दूसरे शब्दों में कोशिका का पावर हाउस, विद्युत भंडार कह सकते हैं। भोजन, रक्त, मांस, अस्थि आदि से आगे बढ़ते बढ़ते अंततः इसी संस्थान में जाकर ऊर्जा का रूप लेता है और यह ऊर्जा ही कोशिका को सक्रिय रखती है और उसकी सामूहिक सक्रिया जीव संचालन के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इस ऊर्जा को लघुतम प्राणांश कह सकते हैं। काय कलेवर में इसका एकत्रीकरण महाप्राण कहलाता है और उसी की ब्रह्मांड व्यापी चेतना विश्व प्राण या विराट प्राण के नाम से जानी जाती है। प्राणांश की लघुतम ऊर्जा इकाई कोशिका के अंतर्गत ठीक उसी रूप में विद्यमान है जिसमें कि विराट प्राण गतिशील है। बिंदु सिंधु जैसा अंतर इन दोनों के बीच रहते हुए भी वस्तुतः वे दोनों अन्योन्याश्रित हैं। कोशिका के अंतर्गत प्राणांश के घटक परस्पर संयुक्त ना हो तो महाप्राण का अस्तित्व ना बने। इसी प्रकार यदि विराट प्राण की सत्ता ना हो तो भोजन, पाचन आदि का आधार ना बने और वह लघु प्राप्ति जैसी विद्युत धारा का संचार भी संभव ना हो। बिजली से हीटर, कूलर, पंखे आदि चलते हैं। इससे उसकी उपयोगिता समझ में आती है, किंतु कभी कभी इस प्रक्रिया में व्यतिरेक भी होते देखा जा सकता है। भौतिक बिजली जीव विद्युत तो नहीं बन सकती,
पर जीव विद्युत के साथ भौतिक बिजली का सम्मिश्रण बन सकता है। ऐसी विचित्र घटनाएं कई बार देखने में आई हैं, जिनमें मानवीय शरीरों को एक छोटे जनरेटर या डायनमो की तरह काम करते देखा गया है। कई उदाहरण ऐसे देखे गए हैं जो यह बताते हैं कि इस शरीर में असाधारण विद्युत प्रवाह का संचार हो रहा है। यूँ यह विद्युत शक्ति हर किसी में नहीं होती है, पर वह अपनी मर्यादा में रहती है और अभीष्ट प्रयोजन में इस प्रकार निरत रहती है कि अनावश्यक स्तर पर उभर पड़ने के कारण उसका अपव्यय ना होने लगे। छूने से किसी शरीर में बिजली जैसे झटके प्रतीत ना होते हों, तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस शक्ति का किसी प्रकार अभाव है। हर किसी में पाई जाने वाली मानवीय विद्युत, जिसे आध्यात्म की भाषा में प्राण कहते हैं, कभी कभी किसी के प्रतिबंध कलेवर भेद कर बाहर निकल आती है। तब उसका स्पर्श भी भौतिक बिजली जैसा ही बन जाता है। आयरलैंड की एक युवती जे स्मिथ के शरीर में इतनी बिजली थी कि उसे छूते ही झटका लगता था। डॉक्टर एस क्राफ्ट के तत्वाधान में इस पर काफ़ी खोज की गई। इसमें कोई छल नहीं था। हर दृष्टि से वह परख लिया गया कि वह शरीरगत बिजली ही है, पर इस अतिरिक्त उपलब्धि का आधार क्या है, इसका कारण नहीं समझा जा सका। बर्लिन, जर्मनी के निकट एक छोटे से गांव मिसौरी सिडेलिया में एक लड़की जब 14 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में अचानक विद्युत प्रवाह का संचार आरंभ हो गया। इस लड़की का नाम था जेनी मार्गन। उसके शरीर की स्थिति एक शक्तिशाली बैटरी जैसी हो गई। एक दिन वह हैंडपंप चलाकर पानी निकालने लगी तो उसके स्पर्श के स्थान पर आग की चिंगारियां छूटने लगी। लड़की डर गई और घर वालों का सारा विवरण सुनाया। पहले तो समझा गया कि पंप में कहीं से करंट आ गया होगा, पर जब जांच की गई तो पता चला कि लड़की का शरीर ही बिजली से भरा हुआ है। वह जिसे छूती उसी को झटका लगता। वह एक प्रकार से अस्पर्श्य बन गई। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने इस जंजाल से उसे छुड़ाने के लिए अपने अपने ढंग से कारण तलाश करने और उपचार ढूंढने में शक्ति भर प्रयत्न किया, पर कुछ सफलता ना मिली। कई वर्ष यह स्थिति रहने के बाद वह प्रवाह स्वयं ही घटना शुरू हुआ और तरुणी होने तक वह व्यथा अपने आप टल गई। तब कहीं उसकी जान में जान आई और सामान्य जीवन बिता सकने योग्य बनी। सोसाइटी ऑफ फिजिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार केवल अमेरिका में ही 20 से अधिक बिजली के आदमी पाए गए हैं। तलाश करने पर वे संसार के अन्य देशों में भी मिल सकते हैं। कोलोराडो निवासी W.P. जोन्स और उनके सहयोगी नॉर्मन लोग ने इस संदर्भ में लंबी शोधें की हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सामान्य सा शारीरिक व्यतिक्रम है। शरीर की कोशिकाओं के नाभिकों की बिजली आवरण ढीले पड़ने पर लीक करने लगती है। तब शरीर की बाहरी परतों पर इसका प्रभाव दौड़ने लगता है। वस्तुतः नाभिकों में अनंत विद्युत शक्ति का भंडार तो पहले से ही विद्यमान है। इन शोधकर्ताओं का कथन है कि स्थान और उपयोग की मित्रता से प्राणी विद्युत और पदार्थ विद्युत के दो भेद हो जरूर गए हैं, पर तात्विक दृष्टि से उनमें मूलभूत एकता ही पाई जाती है। शोधकर्ता जोन्स स्वयं भी एक विद्युत मानव थे। उन्होंने नंगे पैरों धरती पर चलकर भूगर्भ की अनेकों धातु खदानों का पता लगाने से भारी ख्याति प्राप्त की थी। उनके स्पर्श से धातुओं से बनी वस्तुएं जादूगरों के खिलौनों की तरह उछलने खिसकने की विचित्र हलचलें करने लगती थी। छूते ही बच्चे झटका खाकर चिल्लाने लगते थे। अमेरिका के मोटाना राज्य के मेडालिया कस्बे की जेनी मोरन नामक लड़की एक चलती फिरती बैटरी थी। जो उसे छूता वही झटका खाता। अंधेरे में उसका शरीर चमकता था। अपने प्रकाश से वह घोर अंधेरे में भी मजे के साथ यात्रा कर लेती थी। उसके साथ चलने वाले किसी जीवित लालटेन के साथ चलने का अनुभव करते थे। उसके शरीर के स्पर्श से 100 वाट तक का बल्ब जल उठता था।
वह लड़की 30 वर्ष की आयु तक जीवित रही और अस्पृश्य बनी एकांत कोठरी में दिन गुजारती रही। कनाडा के ओंटारियो क्षेत्र वार्डन गांव में जन्मी एक लड़की 17 वर्ष तक जीवित रही। धातु का सामान उसके शरीर से चिपक जाता था, इसलिए उसके भोजन पात्र तक लकड़ी या कांच के रखे जाते थे। टोक्यो, जापान की नेशनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस तरह की घटनाओं पर व्यापक अनुसंधान किया और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। इस संस्था के वैज्ञानिकों का कथन है कि आमतौर पर एक बल्ब 25 वोल्ट से 60 वोल्ट का विद्युत बल्ब जलाने जितनी विद्युत की न्यूनाधिक मात्रा प्रत्येक शरीर में पाई जाती है। ट्रांजिस्टर के नोब को हाथ की उंगलियों का स्पर्श देकर बजाएं तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। उंगलियां हटाने पर आवाज़ कुछ क्षीण हो जाती है, पर यह इसी तथ्य का प्रमाण है। विद्युत चिंगारियों के मामले आए हैं, उनमें भी विद्युत आवेश अधिकांश उंगलियों में तीव्र पाया गया है, पर असीमित शक्ति का कोई कारण खोजा नहीं जा सका। भारतवर्ष की तरह जापान की धार्मिक आस्थाओं योग साधनाओं का केंद्र है। सामान्य भारतीय की तरह उनमें भी आध्यात्मिक अभिरुचि स्वाभाविक है। एक घटना के माध्यम से जापानी वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकालने का भी प्रयास किया है कि शरीर में विद्युत की उपस्थिति का कारण तो ज्ञात नहीं, किंतु जिनमें भी यह असामान्य स्थिति पाई गई उनके मनोविश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति या तो जन्मजात आध्यात्मिक प्रकृति के थे या कालांतर में उनमें विलक्षण अतीन्द्रिय क्षमताओं का भी विकास हो जाता है। इस संदर्भ में जेनेवा की एक युवती जेनेट डर्नी का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जेनेट 1948 में जब वह 16-17 वर्षीय युवती थी तब किसी रोग से पीड़ित हुई। उनका वजन बहुत अधिक गिर गया। अब तक उनके शरीर में असाधारण विद्युत भार था। वह काफ़ी मंद पड़ गया था। किसी धातु की वस्तु का स्पर्श करने पर अब भी उनकी उंगलियों से चिंगारियां फूट पड़ती थी। अब यह अनायास ही ध्यानस्थ हो जाने लगी। ध्यान की इस अवस्था में उन्हें विलक्षण अनुभूतियां होती। वह ऐसी घटनाओं का पूर्व उल्लेख कर देती जो कालांतर में सचमुच घटित होती। व्यक्तियों के बारे में वह जो कुछ भी बता देती वह लगभग वैसा ही सत्य हो जाता। वे सैकड़ों मील दूर की वस्तुओं का विवरण नितांत सत्य रूप में इस तरह वर्णन कर सकती थी मानो वह वस्तु प्रत्यक्ष ही उनके सामने है। पता लगाने पर उस स्थान या वस्तु की बताई हुई सारी बातें सत्य सिद्ध होती। काफ़ी समय तक वैज्ञानिकों ने जेनेट की इन क्षमताओं पर अनुसंधान किए और उन्हें सत्य पाया, किंतु वे कोई वैज्ञानिक निरूपण नहीं कर सके कि इस अचानक प्रस्फुटित हो उठने वाली आग या विद्युत का कारण क्या है।